Good morning, everyone. Let's start our next topic, which is the soil. It is the uppermost layer of Earth's crust, which supports terrestrial plants, animals, and microorganisms. मीन्स कि आपको पता ही है कि सॉइल कहाँ पे रहता है। आप अगर अर्थ के जो आप जहाँ पे आप रहते हो इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। इसी क्रस्ट पे यही अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसी पे ही सारे प्लांट्स रहते हैं, हम रहते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मीन्स सारा ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है। नाउ इट इज़ फॉर्म from the weathering of rocks by physical, chemical, biological activities by the action of wind, water and sun. Now question is arise here कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें सॉइल मिलता कैसे, मीन्स सॉइल कैसे फॉर्म हुआ। फर्स्ट थिंग आपको बताती हूँ, सॉइल का फॉर्मेशन रॉक से हुआ है। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग। व्हाट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब वेदरिंग में होता क्या है, वेट देखो, ऐसे बड़े बड़े रॉक्स होंगे, वो रॉक्स क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पिक्चर में देखो, उसमें क्या होगा, सपोज बड़े से रॉक्स हैं और बीच में थोड़ी सी गैप है, तो पहले क्या होंगे, उस गैप में पूरा वाटर कलेक्ट करेंगे। वाटर कलेक्ट्स इन रॉक क्रैक, जहाँ पे इस रॉक के क्रैक होंगे, जितना भी होंगे, तो आपको भी पता है जब जितना क्रैक होगा वाटर छोटी छोटी स्पेस में जा सकते हैं, है ना। तो इनके यहाँ पे जो क्रैक है तो उसके अंदर वाटर एंटर कर सकते हैं। अब एंटर होने के बाद टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ये पूरा टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी हाई टेम्परेचर हुआ, कभी लो टेम्परेचर हुआ। तो उसी टाइम पे अगर वाटर फ्रीजेज हो गए, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए वो, तो क्या हो जाएगा, तो वो आइस के फॉर्म में होंगे ना, तो उसका प्रेशर क्रिएट होगा। जब वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पे उसका फोर्स लगेगा, जिससे क्रैक क्या होंगे, और आगे और चौड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इट विल क्रिएट अ मोर प्लेस, सॉरी, इट विल क्रिएट अ मोर स्पेस इनटू दिस क्रेक्स के बीच में बहुत सारे स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि वो वाटर अभी फ्रीजेस मोड में, मतलब वो अभी आइस के फॉर्म में, तो जिससे ना एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे ये जो दोनों रॉक्स हैं आप देख रहे हो, उनके क्रैक और बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से वो क्रैक पे काफ़ी हाई प्रेशर लगेगा, जिससे वो वाटर टेम्परेचर चेंज हुआ, वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, तो वाटर क्या करेंगे, उस जो छोटे छोटे स्पेस है क्रैक हुए हैं नया, उसके अंदर और भरेंगे पानी, पूरा का पूरा वाटर उस प्लेस में आ जाएगा। एंड देन एक ऐसा टाइम आएगा कि वही चीज़ प्रोसेस होती रहेगी रिपीटली वो प्रोसेस होती रहेगी, और जिससे कंट्रैक्शन होगा। ओके, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कॉजेज फर्दर क्रैक्स टिल रॉक स्प्लिट्स। ओके, तब फिर ऐसे होता रहेगा, वो प्रोसेस बार बार होती रहेगी, जिससे क्या होंगे, वो क्रैक्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रैक्स धीरे धीरे बहुत सारे वो रॉक से क्रैक्स में होते जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, उनका सॉइल का फॉर्मेशन। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। व्हाट इज कॉल्ड वेदरिंग। इट इज़ मेड अप मेनली ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको कहा था, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। मिनरल पार्टिकल्स मतलब रॉक्स में मिनरल पार्टिकल्स आते ही हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आते हैं, उसमें बहुत सारे जो रॉक्स है, बड़े बड़े रॉक्स है, उसमें क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, बहुत सारे लिविंग थिंग्स होंगे, जिनकी बहुत पुराने होते हैं ना रॉक्स, तो उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई रहेगी, तो एक तरह के उसमें कंज्यूम हुए रहेंगे, अक्यूमुलेशन हुआ रहेगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, air, water and living organisms. Now humus. What is humus? आई थिंक आप पहले भी पढ़ चुके हो, हाँ आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है ह्यूमस। द डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। Humus makes the soil porous and allow allows water and air to penetrate deep underground, making the soil more fertile. Listen, first thing, humus होता क्या है,
ये ग्राउंड है ना, समझ लो अपने स्कूल के ग्राउंड पे ही जाके देखो आप, तो जहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि हम देख नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, उस प्लांट क्या होंगे, उस प्लांट के जो लीव्स होंगे वो नीचे ही गिरेंगे, नीचे होने के बाद वो क्या करेंगे, डिके होंगे एक साथ, लीव्स डिके होंगे, उनके स्टेम डिके होंगे, उनके जो फ्रूट्स गिरेंगे वो डिके होंगे। एंड देन जो वहाँ पे एनिमल्स होंगे, चाहे छोटे लिविंग एनिमल्स हो, छोटे वाले इंसेक्ट हो, अदर डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हो, तो क्या होंगे, वहीं पे उनकी डेथ होती है, तो उससे क्या होते हैं, वो डिके होते हैं। जब वो डिके होते हैं, उनका तो एक तरह का उनकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन ही है ना, तो न्यूट्रिशन जाके किस में मिक्स हो गया, सॉइल में। तो जो डिके मटेरियल मिक्स हो रहा है सॉइल में, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, उसी को बोलते हैं ह्यूमस। और आपने पढ़ा है कि ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्रॉप्स, है ना। जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगता है, जब कोई भी क्रॉप्स को लगाते हैं, तो उसमें इस फार्म में ह्यूमस को ऐड करते हैं फॉर दी मोर उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। और ह्यूमस का एक रीज़न और क्या है, ह्यूमस मेक्स द सॉइल पोरस। व्हाट डू मीन बाई पोरस? देखो, सॉइल है, अगर सॉइल जनरल सपोज सॉइल ऐसे है, उसके पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे से स्टिक है, बाइंड है ना। तो ऐसे बाइंड वाले सॉइल पार्टिकल्स में एयर वाटर एंटर हो सकता है। इफ़ यू विल ट्राई टू अगर ट्राई करे कि सॉइल इसके अंदर वाटर जा सके, इसके अंदर एयर जा सके, तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है बहुत एक दूसरे से एकदम बाइंड है, काफ़ी स्ट्रिक्टली बाइंड है। तो क्या करते हैं ये ह्यूमस को जब ऐड करते हैं, सपोज टू इसके अंदर ह्यूमस हमने ऐड कर दिया, अब ऐड करने के बाद इसके पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे थोड़े स्पेस इनके बीच में आ जाएगा। अब जब स्पेस आ जाएंगे, अब इजीली वाटर भी एंटर हो सकता है, एयर भी एंटर हो सकते हैं, जिससे क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल्स तक सॉइल एयर पहुंचेगा, जिससे क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल सॉइल के मोर पार्टिकल्स तक क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स के पास वो एयर जा सकेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसको ये सारे वाटर मिनरल सब न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। ओके, इससे क्या हो जाएगा, मेकिंग द सॉइल मोर फर्टाइल, जिससे सॉइल क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। अब ये फर्टाइल इसलिए क्योंकि अब सॉइल को सारा न्यूट्रिशंस मिल जाएगा, जिससे वो प्लांट्स को मिलेगा, देन प्लांट्स की ग्रोथ हो पाएगी। ओके, तो ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सॉइल पॉल्यूशन, तो जैसे आपने अपने सॉइल का पढ़ा कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस से होती है सॉइल की फॉर्मेशन, एंड देन यू हैव स्टडीड ह्यूमस। नाउ सॉइल पॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा है सॉइल पॉल्यूशन का, कि सॉइल के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस, जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स होंगे, अगर उसको रिमूव कर दें, सपोज सॉइल है, अब सॉइल में यहाँ सॉइल है, अब उस सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, डिफरेंट आयन्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर हैं, अब उसमें से हम क्या करें, रिमूव कर दें मिनरल्स को, जो यूज़फुल मिनरल्स है। मिनरल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्लांट्स, फॉर आवर क्रॉप्स, अपने क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है मिनरल्स। तो अगर इसके अंदर के निकाल दें, रिलीज़ कर, इसके अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको रिमूव कर दें, एक तरह तो ये वे हो गया जिससे सॉइल का पॉल्यूशन हो गया। सेकेंड वे क्या है कि इसी सॉइल में क्या करें, हम कुछ केमिकल्स ऐड कर दें, कुछ केमिकल्स ऐड करते, तो आपको भी पता है सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने में। आपने ना पहले आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया विच विल दोज बैक्टीरियाज आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि अपने अर्थवॉर्म। अगर आप सॉइल में कोई केमिकल्स ऐड कर दो, है ना, तो वो जो उसके अंदर अर्थवॉर्म रहेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करे, जिससे क्या हो जाएगा, फिर सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, जिससे वहाँ पे फिर सॉइल में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, देन आप कोई भी क्रॉप्स लगाओगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो मीन्स कि अल्टीमेटली एक तरह का क्या हो गया, वो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, सॉइल का काम एकदम, सॉइल बेकार हो गया, वी कांट यूज़, हम उस सॉइल का यूज़ नहीं कर सकते। सो रिमूवल ऑफ
removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill microorganisms living in it is called the soil pollution. सोइल पोल्यूशन मतलब सोइल की फर्टिलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना. जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी देन फार्मर क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे. तो एक तरह का क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. मीन्स कि धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट्स नहीं उगेंगे. नाउ नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर्स. यस, फर्टिलाइजर्स पता है ना आपको. फर्टिलाइजर्स हम जिसको सिंपल में बोलते हैं कि खाद, है ना, वो फैक्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्री होती है, वहाँ से हम लेते हैं. बट इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. अगर इसी की क्वांटिटी बढ़ा दे, जैसे पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं. ये फर्टिलाइजर्स अगर अपन ऐड करते हैं, एकदम कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी. आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें ये टॉपिक आया है. तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं. अगर उसको एक सही क्वांटिटी में इसको ऐड करें, अगर इसको हम ज़्यादा डाल देते, एक तरह का एक है तो केमिकल ही ना, तो इट विल बैडली अफेक्ट ऑन दी आवर सॉइल. उसको बैड अफेक्ट करेगा, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होगा इट विल बी डिक्रीज. नाउ पेस्टिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड इसलिए यूज़ करते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं, उस क्रॉप्स में जो इंसेक्ट होंगे, जो कि क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशंस होंगे उनके अंदर के खा लेते हैं. तो जिससे क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन सही नहीं होता, उसकी जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स की वो सही नहीं रहती. तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जिससे उसके अंदर के जो इसके डिजीज़, क्रॉप्स में डिजीज़ लग रहे हैं, जो इंसेक्ट आ रहे हैं, जो उसको खा रहे हैं, तो उसके क्या करते हैं, पेस्टिसाइड उस पर स्प्रेड करते हैं. बट ये पेस्टिसाइड्स क्या होता है, अगर वही सॉइल पे चला जाए तो ये क्या करेंगे, वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे. तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसके अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उस पर अफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगा और सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज, सॉइल का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. नाउ मोजेस एंड ब्रायोफाइट्स आर इंडिकेटर ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. अब सोच होंगे मोजेस एंड ब्रायोफाइट्स क्या है. ब्रायोफाइट्स ये प्लांट किंगडम के एक स्पीसीज होते हैं, जो कि आप जो देखे होंगे ग्रासेस में. वेट, आई एम शोइंग यू. Look at here, these all are bryophytes, moses. ओके, ये सारे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि घास जैसे, बट ये पूरे घास हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि घास है, बट नॉट, ये ग्रासेस नहीं है. ये एक ब्रायोफाइट्स एक प्लांट के ही एक स्पीसीज में आते हैं. देखो, ये इनका क्या, ये इसको इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं, वाई वी कॉल इंडिकेटर ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो सॉइल में पॉल्यूटेंट रहते हैं, पॉल्यूटेंट मटेरियल होते हैं, उसको ये एब्जॉर्व करने, इनके अंदर इतने एबल होते हैं कि उनके अंदर की जो पॉल्यूटेंट मटेरियल होते हैं उनको ये एब्जॉर्व कर सकते हैं. बहुत बार तो ये जो मेटल्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करते हैं, इनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. ओके, नाउ सोइल इरोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो. सॉइल इरोजन का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा जो हम जिस पे रहते हैं, राइट, जिस पे रहते हैं, जिस पे हम प्लांट्स को लगाते हैं, जिस पे प्लांट ग्रो होता है, ट्रीज़ ग्रो करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे छोटे जो इंसेक्ट हैं, अर्थवॉर्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, तो उसका जो अपर मोस्ट लेयर है विच इज़ कॉल्ड क्रस्ट, मैंने अभी आपको बताया था. अगर इसी लेयर को, है ना, ये अर्थ है, अब इसी पे हम लोग रह रहे हैं, अगर इसी लेयर को, फर्स्ट लेयर को कुछ प्लेस पे क्या करें, इसी लेयर को, अपर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड क्रस्ट, उसको हम रिमूव कर दें, तो आपको भी पता है इसकी अपर मोस्ट लेयर पे ह्यूमस होता है. तो ह्यूमस इज़ ह्यूमस का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन. ये क्या करते हैं, इट विल मेक अवर सॉइल फर्टिलिटी, है ना, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखते हैं. अगर यही लेयर ही चला जाए, क्रस्ट ही रिमूव कर दें, तो इस पर क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इस पे क्रॉप का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, एंड सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मटेरियल को भी अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे.
सॉरी वाटर को भी, वाटर को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एंड प्लांट्स अगर या जब ये नहीं रहेंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं होगा, ट्रीज ग्रो नहीं करेगा, राइट। इट इज़ अ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता कैसे है, फर्स्ट लेयर कैसे रिमूव होता है, फ्लड से हो जाएगा, वाटर से हो जाएगा, विंड से हो जाएगा, राइट, अदर एक्टिविटीज से होता है। रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर एंड अदर एक्टिविटीज इज कॉल्ड दी सॉइल इरोजन। ओके, जो ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जहाँ पे ह्यूमस होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशंस मिले प्लांट्स को, अगर वही लेयर ही रिमूव हो जाए तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। एक तरह का हम बोलते हैं ना बंजर वाली ज़मीन, तो एक तरह का वही होता है। फिर वो इनक्रेज करते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए। नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट द रीज़न, मीन्स कि क्या होता है जिससे सॉइल इरोजन हो सकता है। मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन आर, फर्स्ट थिंग इज दैट ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंड पे ग्रासेस हो, जो ट्रीज हो, जो प्लांट्स, उसको धीरे धीरे करके ना सारे जो अदर कैटल्स होते हैं, जो काउज हैं, बफेलोज है, उसको खाते ग्रासेस को, जो उस प्लांट्स को अगर कंटिन्यूसली उसको ख़त्म करते जाएं तो उस ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो लैंड पूरा खाली हो जाएगा, जिसमें कोई प्लांट नहीं रहेगा, कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो होगा। देन रिमूवल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर। टॉप लेयर, टॉप जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, उसका जो फर्स्ट लेयर है वो रिमूव हो जाए विंड से और वाटर से। बहुत बार बाढ़ आती है तो क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर है, क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, जिससे भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सॉइल इरोजन। नाउ डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे कोई फॉरेस्ट है वो एक साथ जल जाए, है ना, वो फॉरेस्ट जल जाए। बहुत बार अलग कोई केमिकल हो जाए तो जिससे वहाँ की उस एरिया में, उस लैंड पे, उस पूरे ग्राउंड पे क्या हो, दूसरा कोई प्लांट ग्रो ना करे, ट्रीज ग्रो ना करे, इसकी, या समझ लो वहाँ की सॉइल में कोई फर्टिलिटी ना हो, सॉइल फर्टाइल ही ना हो, तो एक तरह का क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। मीन्स कि जब सॉइल इरोजन होता है तो डिफॉरेस्टेशन के चांसेस ही हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही सॉइल इरोजन मतलब फर्स्ट लेयर ख़त्म हुआ तो वहाँ पे कोई ह्यूमस नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उस प्लेस पे, तो मतलब फिर प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते। जब ग्रो नहीं करेंगे तो इट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन। लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, अगर कोई लैंड को आपको भी पता है ये, अगर आप विलेज एरिया में जाओ, उसको वहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे प्लेसेस पे देखोगे ऐसी की ऐसी वो ग्राउंड को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको ना वहाँ पे वो कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते, कोई कल्टीवेट नहीं करते हैं वहाँ पे, लॉन्ग टाइम में वो उसको छोड़ दिए हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना ख़त्म हो जाती है। जैसे हम अगर कोई प्लेस है, कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हम ना इस सीज़न में दूसरा क्रॉप कल्टीवेशन किया, कोई दूसरा किया, मतलब चेंज करते जा रहे हैं, इस सीज़न पे दूसरा, नेक्स्ट वाले सीज़न पे दूसरा, तो इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए उस पर हमने कोई कल्टीवेशन नहीं किया है तो क्या होगा, फिर उसके बाद इससे सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, अगर किसी ग्राउंड पे ट्रीज़ है और प्लांट है तो क्या करेंगे कि अगर विंड भी आया, फ्लड भी आया, तो क्या करेगा, फ्लड जो वाटर होंगे वो वाटर को ये प्लांट के रूट्स होंगे उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। बट और जो विंड होंगे वो भी, तो वो हेल्प करते हैं, प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, जितने भी हैं बड़े बड़े ट्रीज़, वो हेल्प करते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि प्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि ना वो क्या करेंगे, अगर वहाँ पे फ्लड भी आया तो वो वाटर को ऑब्जर्व कर सके। और इससे 2-4 बेनिफिट है। अगर वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, वाटर क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर हो जाएगा, जिससे वाटर भी सेफ रहेगा, वाटर भी बचा रहेगा, है ना, और अंडरग्राउंड वाटर भी रहेगा, जिससे ना फार्मर की अल्टीमेटली एक तरह से डायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट ही हैं अगर आप प्लांटेशन करते हो, ट्रीज़ लगाते हो तो। ना इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से क्या होगा, मैंने आपको इसी टॉपिक में ही बता दिया। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल विच रिजल्ट इन डिजर्टिफिकेशन। यस, लगातार सॉइल इरोजन एक प्लेस पे होता रहा, एक ग्राउंड उसी लैंड एरिया पे होते रहा तो क्या हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन। जो आज आप राजस्थान में आप रेगिस्तान वगैरह आप देखते हो ना, तो रीज़न यही है, राइट।
then it will convert it into the desertification. Now landslides in a hilly area, clogging of water drains and water reservoirs by the washed of soil. Clogging of water means कि आप देखते हो ना बहुत जो ड्रेन्स होते हैं वहाँ पे कचरे की वजह से डस्ट की वहाँ पे फंस जाता है वाटर, जिससे आगे वाटर का क्या होता है, आगे जाते ही नहीं है, पूरे भरे रहते उस प्लेस पे. एंड वाटर रिजर्व बाय द वॉश्ड ऑफ द सॉइल. प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल इरोजन. चलो सॉइल को कैसे, सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. मैंने एक आपको रीज़न आपको मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन एग्जांपल हाउ टू प्रिवेंट अ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था सबसे बेस्ट थिंग इज़ दैट कि प्लांटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना सबसे अच्छा तरीका है ये. सॉइल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग अ Soil can be prevented from getting eroded by implementing the following methods. बहुत सारे ये मेथड है. इंटेंसिव क्रॉपिंग करो. इंटेंसिव क्रॉपिंग मतलब उसकी क्रॉपिंग वहाँ पे उस प्लेस पे क्रॉपिंग करते रहो. अगर आप छोड़ दिए लॉन्ग टाइम, मैंने आपको पहले ही बताया कि अनकल्टिवेटेड करो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर उसको क्रॉपिंग नहीं करोगे देन वो प्लेस सॉइल इरोजन उस प्लेस का हो ही जाएगा. देन टेरेस फार्मिंग करो, रिफॉरेस्टेशन करो. वहाँ पे लगातार अगर कोई डिफॉरेस्टेशन, अगर कोई जंगल ख़त्म हो गया तो स्टार्ट करो वहाँ पे ट्रीज प्लांट, फिर से वहाँ की सॉइल को फर्टाइल करो. ओके, ये वाले पॉइंट्स नहीं है, नहीं, और ये भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोजियोकेमिकल साइकिल, a constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere makes a system, and these flow of components form a cycle called biogeochemical cycle. First thing is the interaction between biotic component or abiotic component. I have already explained you in earlier classes, है ना. पहले मैंने explain कर दिया biotic and abiotic. Biotic components, biotic means what? बायोटिक में आ गए सारे लिविंग थिंग्स, राइट. वी आर ऑल्सो इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड अबायोटिक मीन्स जो लैंड हो गए, जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, वो एयर वाटर लैंड, दिस ऑल आर अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये दोनों हम वाटर के बिना रह नहीं सकते, हमें लैंड चाहिए, हमें एयर चाहिए. तो हम क्या करें, वी आर डूइंग अ इंटरेक्शन टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. कंपोनेंट ऑफ द, जिससे क्या है, वी ऑल आर हम बायोस्फीयर के क्या है, कंपोनेंट है, जिससे एक पूरा सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट बनता है. दिस फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म अ साइकिल. एक तरह का एक साइकिल प्रिपेयर होता है. दिस इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट गिवन अ फर्स्ट साइकिल इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मैंने आपको रेन के टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया था कि वाटर रेन कैसे होता है. फर्स्ट थिंग, ये यहाँ पे 2 प्रोसीजर है. फर्स्ट इवोपोरेशन एंड सेकंड क्या है, कंडेंसेशन. ये 2 प्रोसेस से ना वो पूरा वाटर साइकिल होता है. अब देखो, सबसे पहले और कोई यहाँ पे रिवर है ना, ये कोई रिवर है. अब रिवर से समझ लो यहाँ पे एक ये सन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये वाटर काफ़ी हीट हो जाएंगे. जब ये हीट हो जाएंगे, अब आपको भी पता है व्हेन वी प्रोवाइड अ हीट टू द वाटर इज इन विच स्टेट, वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट. तो जैसे आप हीट इस पे प्रोवाइड करोगे तो ये वाटर लिक्विड सब्सटेंसेस से, लिक्विड स्टेट से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी गैसियस. ओके, ये गैसियस के फॉर्म में हो जाएंगे, वेपर के फॉर्म में हो जाएंगे. तो ये वाले क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में होके कहाँ जाएंगे, अदर जो एटमॉस्फेयर है, जो अदर गैसेज है उनके साथ मिक्स हो जाएंगे. तो इसी को बोलते हैं इवापोरेशन, है ना. इवापोरेशन में क्या हो जाएगा, वाटर विल बी कन्वर्ट इनटू दी गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर में इसका कन्वर्जन हो जाएगा. एंड देन वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर है वो किससे मिक्स हो जाएंगे, अदर गैसेस के साथ जो कि ऊपर है. अभी यहाँ के वाटर क्या होंगे, ये जो रिवर थे, रिवर के जो वाटर है, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू दी वाटर वेपर में हो गए हैं. वाटर वेपर में
अब ये वाटर वेपर, यहाँ पे जो वाटर वेपर है गैसियस के फॉर्म में है ना, देन क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस से क्या होगा, जैसे इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन में वाटर का कन्वर्जन हो जाता है गैसेस का, तो कंडेंसेशन इसका वो पूरा अपोजिट प्रोसेस है। इसी वाटर मीन्स की जो गैसियस फॉर्म में है जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर को कन्वर्ट कर देंगे किस में, लिक्विड में। तो लिक्विड में जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे टेम्परेचर एकदम कूल होगा, जिससे ये वाटर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। तो ये वाटर वेपर इट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू दी वो लिक्विड फॉर्म, तो ड्रॉप के फॉर्म में, तो जो कि रेन होने लगता है, वो फिर वही वाला रेन, वही वाटर रेन के फॉर्म में नीचे आने लगते हैं। अभी क्या होंगे, कुछ वाटर चले जाएंगे, कुछ वाटर को प्लांट्स जो ट्रीज होंगे वो एब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ सॉइल एब्जॉर्व कर लेंगे जो कि अंडरग्राउंड चले जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बचा वो फिर कहाँ पे आ गए, पूरे के पूरे फिर वहीं से रिवर में आ गए। तो एक तरह का पूरा साइकिल प्रिपेयर हुआ ना। रिवर से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, रिवर जो सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं वो वहीं से स्टार्ट हुई, वहाँ से होने के बाद वो वाटर वेपर में गए, वाटर वेपर से फिर किस में जाए, ड्रॉपलेट फॉर्म, वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म में आते हैं, फिर नीचे रिवर में आ जाते हैं। तो एक पूरा साइकिल प्रिपेयर होता है। The whole process in which water evaporates and falls on the land as rain and water flows back into the sea by rivers is known as the water cycle, right? जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन